ये लड़के मोबाइल पर बाबा को चहकते हुए बताते हैं सड़कों की लंबाई, मेट्रो की सफाई, प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान, कनॉट प्लेस के लहराते झंडे का करते हैं बखान, पर नहीं बता पाते हैं कि पापा नहीं मिल पाई अब तक नौकरी, या अम्मा ऑमलेट बनाते हुए जल गई कोहनी। खैर, दिन बदलता है, आखिर दिख जाता है दम, मिलती है नौकरी, होते हैं पर्स में पैसे, जो फिर भी होते हैं बाबा के सपने से बेहद कम। हाँ, नहीं मिलता वो प्यार और दुलार जो बरसता था उन पर ये जिद्दी लड़के घर से ताजिंदगी दूर रहकर भी घर, गांव, चौक, डगर को जीते हैं हर पल। हाँ सच, ऐसे ही तो होते हैं लड़के, लड़कपन को कई तहों में दबाकर पुरुषार्थ के लिए तैयार यकबयक, अचानक बड़े हो जाने की करते हैं कोशिश, और इन कोशिशों के बीच अकेलेपन में सुबक उठते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा। हम सभी माइग्रेशन की बात करते रहते हैं कि जॉब के लिए या फिर कोई किसी और कारण से लोग माइग्रेट हो रहे हैं, गांव से शहर में जा रहे हैं, शहरों से और दूसरे बड़े विदेशों में जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, और हम उसे सामान्य मान लेते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ये जो माइग्रेशन है, क्या ये सच में माइग्रेशन है? क्या ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं है? इससे पहले कि हम बात करें माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एक छोटा सा जो डिफरेंस है दोनों शब्दों में। माइग्रेशन यानी कि जो प्रवास करते हैं, हम प्रवासी कहते हैं लोगों को यहाँ से वहाँ, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम अगर हिंदी में कहें तो उसके लिए जो शब्द है वो है विस्थापन। क्या ये जो विस्थापन है और क्या ये जो माइग्रेशन है, क्या ये एक ही नहीं है आज के ज़माने में? अगर हम देखें तो लोग क्या अपनी मर्जी से जा रहे हैं अपने घरों को छोड़कर, या शहरों को या गाँवों को छोड़कर, या फिर वो मजबूर हैं? तो ये अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है इस पे डिस्कशन करना। ये टॉपिक काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था, इसके बारे में मुझे बात करनी थी, और बहुत सी कड़ियाँ जुड़ती जाती है अगर हम अपने आसपास देखते हैं जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है। तो हुआ यूं कि मैंने एक किताब पढ़ी थी मनु भंडारी जी की, जिसका शीर्षक है आपका बंटी, जो कि बहुत ही एक क्लासिक हिंदी नॉवेल्स में से एक है, और बहुत अच्छी वो एक किताब है चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर, और मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसलिए भी अच्छी लगी कि जो उसका टाइटल था उसमें मेरा निकनेम यानी कि उपनाम भी आता है, प्यार से लिया जाने वाला नाम। लेकिन एक उम्र के बाद होता यह है कि धीरे धीरे वो जो हमारा निकनेम है वो कहीं धुंधला पड़ता जाता है, और जो हमारा ऑफिशियल नेम है, जो कि ऑफिस का या स्कूल का या ऑन पेपर जो ऑन रिकॉर्ड नेम होता है, वो आगे आता जाता है। तो इस बात पे काफ़ी टाइम से विचार चल रहा था, और फिर तभी मैंने एक किसी का पोस्ट पढ़ा, और उन्होंने भी इस निकनेम के बारे में कुछ लिखा हुआ था कि कैसे वो जो निकनेम छूटता है उससे भी हमें कितना पेन होता है, या फिर कितना अजीब सा लगता है, बुरा भी लगता है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार, ये तो एक निकनेम की बात हो रही है, अगर हम इसी को थोड़ा सा और ब्रॉड करके देखें, एक हेलीकॉप्टर व्यू लेके देखें, तो बीइंग अ मेल हमारा तो सिर्फ निकनेम ही जाता है काफ़ी टाइम बाद। लेकिन अगर हम औरतों की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो शादी के बाद जो उनके साथ होता है वो तो कहने को हम माइग्रेशन कह सकते हैं एक तरह का, लेकिन वो एक तरह मेरे हिसाब से, जो मैंने फिर उसके बाद कुछ लाइनें लिखी तो उसका मैंने टाइटल दिया कि सबसे बड़ा विस्थापन, शायद इसी को कहेंगे। क्योंकि वहाँ बेशक अपनी मर्जी से या बिना मर्जी के या सामाजिक जो नियम है उसकी वजह से जा रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ छोड़ के जाते हैं। आप अपना नाम, अपना प्यार से बुलाए जाने वाले नाम हो, या फिर अपना जो भी घर है, जो उससे जुड़ी यादें हैं, या फिर जिस तरीके से आप रहते थे, आपका रहन सहन का तरीका था, बहुत कुछ छोड़ के आप एक नए घर में जाते हैं। अब वो माइग्रेशन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, प्रवास है, या फिर विस्थापन है, ये डिबेटेबल है। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी है, एक बहुत
बड़ी बात होती है, क्योंकि आप उसमें अपने आप को पूरी तरह से, अपना जो एक हिस्सा है, जो अपनी लाइफ है शुरुआती 20 25 30 जितने भी सालों की, उसको छोड़ के कंप्लीटली आप एक नए घर में, नए परिवार के पास जाते हैं। तो वो मुझे लगा कि कितना पेनफुल होता होगा अगर उस बारे में सोचा जाए। पर कमाल की बात यह है कि उस तरीके से हम सोचते नहीं हैं, ज़िंदगी चलती रहती है और आगे बढ़ती जाती है। और उस पोस्ट पे सबसे ज़्यादा एज एक्सपेक्टेड महिलाओं के ही कमेंट्स आए, और उन्होंने काफ़ी रिलेट किया उस पोस्ट से। जबकि मेरी जो छोटी सी कोशिश थी वो यही थी कि निकनेम से थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखा जाए कि हमें तो निकनेम खोना ही इतना बुरा लगता है, बट वो तो सब कुछ खो के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बात आगे चलती है मूवी की, जो कि हाल ही में रिलीज हुई और ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है, जिसका टाइटल है या फिर जिसका नाम है होम बाउंड। एक बहुत प्यारी कहानी, प्यारी मगर दुखद भी है, कि कैसे दो दोस्त हैं जो अपनी नौकरी की तलाश में कुछ करने के लिए अपना गांव छोड़कर बाहर निकलते हैं, शहरों में जाते हैं, और कैसे फिर कोविड आता है। और कोविड में जो हुआ था हम सभी भूल जाना चाहते हैं, पर वो ऐसी चीज़ें हैं जो हम आसानी से भूल नहीं पाएंगे। हम कोशिश करते रहते हैं दिखाने की कि हम सब कुछ भूल गए हैं, पर अगर एक कुछ भी कोई वाक्य आ जाता है, क्योंकि हम सभी ने कुछ ना कुछ तो खोया ही था उस समय। पर फिर भी जब वो मूवी देखते वक्त मुझे ये लगा कि यार, खोया तो होगा हम सभी ने, लेकिन अगर हम अपने घरों में बैठकर उस वक्त सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे, या फिर कोई बहस कर रहे थे, या फिर अपनी हॉबीज़ को फिर से तलाश कर रहे थे और फिर शेयर कर रहे थे, एक दूसरों से वीडियो कॉल कर पा रहे थे, तो भी हम कितने प्रिविलेज थे, कितने लकी थे। क्योंकि उस वक्त ऐसे भी लोग थे जिनके पास कोई खाना ना खाने की सुविधा थी, ना पीने के लिए पानी तक था, वो सड़कों पे तड़प रहे थे। और एक एक जो डिसीजन था लॉकडाउन का, उससे कितना कुछ बदला और उन्होंने कितना कुछ झेला। तो वो हम अगेन, जैसे एक पुराने विस्थापन की बात थी, एक निकनेम वर्सेस औरतों का एक घर को छोड़कर जाना, वैसे ही अगर उसी नज़रिए से देखें तो हमारा लॉकडाउन में घर में बैठकर अपना वर्क फ्रॉम होम करना, या फिर थोड़ी सैलरी में कट हो जाना, या फिर कुछ भी हम जो जिसे हमें लगता था कि बहुत बड़ी मुसीबत है, उसको अगर हम कंपेयर करें उन लोगों से जो कि अपने घर के लिए पैसे कमाने मजबूरी में बाहर गए थे, और वो उनमें से कुछ वापस आ पाए, कुछ नहीं आ पाए, कुछ रास्ते में ही रह गए, वो कितना दर्दनाक रहा होगा उन लोगों के लिए। तो हम सभी को जो भी आज हैं, हम सबको कहीं ना कहीं ग्रेटफुल होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अपनी किस्मत का, कि हम उस वक्त से निकल आए किसी किसी भी तरह। तो ये तो हुई एक फिल्म की बात, इसमें भी वही मुद्दा फिर से टकराया, विस्थापन वाला। हाँ, यहाँ पे हम मेल फीमेल वाली बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे एक ब्रॉडर कैटेगरी थी, कैसे कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं और फंस जाते हैं। इसको भी मैं माइग्रेशन हम बोल देते हैं, किसी भी शहर से, खास तौर पे अभी जैसे बिहार हुआ, या फिर और जो यूपी है, या फिर जो ऐसे शहर, ऐसे प्रदेश हैं, या फिर जो पहाड़ों पर भी ऐसा होता है कि जहाँ कमाने के उतने साधन नहीं हैं, तो लोग निकलते हैं या फिर पढ़ने के लिए निकलते हैं। तो क्या हम इसे माइग्रेशन कहें, या फिर हम इसे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहें? तो मेरे हिसाब से वो भी एक विस्थापन ही है, क्योंकि हम उठ के मजबूरी में जा रहे हैं। ये नहीं है कि कोई आपदा आ गई है तो हमें जाना पड़ रहा है। आपदा नहीं है, वो मैन मेड डिज़ास्टर है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है और उन्हें बाहर जाना पड़ता है। और क्योंकि ये पॉडकास्ट क्रिएटिविटी के अराउंड है, तो ज़रूरी है कि फिल्म की बात तो हमने की, पर इसी इसी मुद्दे से, इसी टॉपिक से मिलता जुलता मुझे कुछ और भी मिला, जो कि है एक कविता। और इसे लिखा है मुकेश कुमार सिन्हा जी ने, और जो उनका एक बेस्ट सेलर, एक उनकी किताब है जिसका शीर्षक है ना। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा शीर्षक है, और इसमें ज़्यादातर तो प्रेम कविताएं ही हैं। पर अगर आप प्रेम कविताओं के आगे बढ़ते हैं तो जो और अन्य कविताओं में जो सबसे पहली कविता है, उसका जो शीर्षक है वो भी है विस्थापन। अगेन कड़ियाँ जोड़ते जोड़ते फिर जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, तो
ये किस्मत की बात है या फिर वही वाली बात है कि हम जो हम सोच रहे होते हैं हमें वही चीज़ें मिलती चली जाती है। तो यहाँ भी मुझे जो कविता दिखी वो थी विस्थापन। ज़्यादातर मैं छोटी छोटी कविताएं ही पढ़ता हूँ, पर शुरुआत की जानी चाहिए कहीं ना कहीं से। और मुझे लगता है क्योंकि जब विषय ही विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का है तो क्यों इसे किसी जेंडर स्पेसिफिक रखा जाए। हम सभी कहीं ना कुछ महसूस कर ही रहे हैं। तो ये विस्थापन लड़कों के बारे में है। और जो होम बाउंड फिल्म है उससे काफ़ी मिलती जुलती मुझे ये कविता लगी। और जब मैं उस मूवी का ट्रेलर देख रहा था तब मुझे लगा कि यार ये अगर लाइनें उस ट्रेलर के साथ चलें तो बहुत कुछ मैच होगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को जिसका शीर्षक है विस्थापन और लिखा है मुकेश कुमार सिन्हा जी ने, और उनकी किताब का नाम है ना। विस्थापन। लड़कियों से जुड़ी बहुत बातें होती हैं कविताओं में, लेकिन नहीं दिखते हमें दर्द या परेशानियों को जज्ब करते कुछ लड़के जो घर से दूर, बहुत दूर जीते हैं सिर्फ अपनों के लिए, अपनों के सपनों के साथ। वो लड़के नहीं होते भागे हुए, भगाए गए जरूर कहा जा सकता है उन्हें, क्योंकि घर छोड़ने के अंतिम पलों तक वो सुबकते हैं। माँ का पल्लू पकड़कर कह उठते हैं, नहीं जाना अम्मा, जी तो रहे हैं तुम्हारी छाँव में, मत भेजो ना ऐसे परदेस जबरदस्ती। पर फिर भी विस्थापन के अवश्यम भावी दौर में रोमानियत को दगा देते हुए घर से निकलते हुए निहारते हैं दूर तलक मैया को, ओसरा को। रिक्शे से जाते हुए गर्दन अंत तक टेढ़ी कर जैसे विदा होते समय करती हैं बेटियां, जैसे सीमा पर जा रहा हो सैनिक। समेटे रहते हैं कुछ चिट्ठियां जिसमें महबूबा इन मेकिंग ने भेजी थी कुछ फिल्मी शायरी। वो लड़के घर छोड़ते ही ट्रेन के डब्बे में बैठने के बाद लेते हैं जोर की सांस और फिर भीतर तक अपने को समझा पाते हैं। अब उन्हें खुद रखना होगा अपना ध्यान। फिर अपने बर्थ के नीचे बेडिंग सरकाकर थम्स अप की बोतल में भरे पानी की लेते हैं घूंट। 5 रुपए में चाय का एक कप खरीद कर सुड़कते हैं ऐसे जैसे हो चुके हों व्यस्क। करते हैं राजनीति पर बात, खेल की दुनिया से इतर। कल तक हर बॉल पर बेवजह हाउस दैट चिल्लाते रहने वाले ये छोकरे घर से बाहर निकलते ही चाहते हैं उनके समझ का लोहा माने दुनिया। पर मासूमियत की धरोहर ऐसी कि घंटे भर में डब्बे के बाथरूम में जाकर फफक पड़ते हैं। बुदबुदाते हैं एक लड़की का नाम, मारते हैं मुक्का दरवाजे पर। ये अकेले लड़के मैया बाबा से दूर रात को सोते हैं बल्ब ऑन करके। रूममेट से बनाते हैं बहाना लेट नाइट रीडिंग का। सोते वक्त बंद पलकों में नहीं देखना चाहते वो खास सपना जो अम्मा बाबा ने पकड़ाई थी पोटली में बांध के। आखिर करें भी तो क्या ये लड़के। महानगर की सड़कें हर दिन करने लगती हैं गुस्ताखियां, बता देती है औकात घर से बहुत दूर भटकते लड़के का सच, जो राजपथ के घास पर चित लेटे देख रहे हैं डूबते सूरज की लालिमा, मेहनत और बचपन की किताबी बौद्धिकता छांटते हुए, साथ ही बेल्ट से दबाए अपनी अहमियत की बुशर्ट। स को श कहते हुए देते हैं परिचय, करते हैं नाकाम कोशिश दुनिया जीतने की। पर हर दिन कहता है इंटरव्यूअर, आई विल कॉल यू लेटर, या हमने सिलेक्ट कर लिया किसी और को। हर नए दिन में पानी की किल्लत को झेलते हुए शर्ट बनियान धोते हुए भीगे हाथों से पोंछ लेते हैं आंसुओं का नमक, क्योंकि घर में तो बादशाहत थी, फेंक देते थे शर्ट आलना पर। ये लड़के मोबाइल पर बाबा को चहकते हुए बताते हैं सड़कों की लंबाई, मेट्रो की सफाई, प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान। कनॉट प्लेस के लहराते झंडे का करते हैं बखान, पर नहीं बता पाते हैं कि पापा नहीं मिल पाई अब तक नौकरी, या अम्मा ऑमलेट बनाते हुए जल गई कोहनी। खैर दिन बदलता है, आखिर दिख जाता है दम, मिलती है नौकरी, होते हैं पर्स में पैसे जो फिर भी होते हैं बाबा के सपने से बेहद कम। हाँ, नहीं मिलता वो प्यार और दुलार जो बरसता था उन पर ये जिद्दी लड़के घर से ताजिंदगी दूर रहकर भी घर, गांव, चौक, डगर को जीते हैं हर पल। हाँ सच, ऐसे ही तो होते हैं लड़के, लड़कपन को कई तहों में दबाकर पुरुषार्थ के लिए तैयार यकबयक। अचानक बड़े हो जाने की करते हैं कोशिश
और इन कोशिशों के बीच अकेलेपन में सबक उठते हैं। मानो ना, कुछ लड़के भी होते हैं जो घर से दूर, बहुत दूर जीते हैं सिर्फ अपनों के लिए, अपनों के सपनों के साथ। बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है मुकेश कुमार सिन्हा जी ने। और हो सकता है कि आज के दौर में हम जो आज का युवा है वो इससे रिलेट ना भी कर पाए, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि अब नहीं है, क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट हुई है सोसाइटी में। पर जो एक इमोशन है वो तो आज भी है ही, लोग बाहर जा ही रहे हैं और यही जो फीलिंग है वो महसूस कर रहे हैं। कुछ अलग तरीके से होगा, हो सकता है उस पार्क में ना लेटे हों, दिल्ली के कहीं और हों, लेकिन आ, हो सकता है ट्रेन से जो बात, यहाँ पे ट्रेन की बात की गई है वो अब मेट्रो तक जा पहुंची है, मेट्रो में वैसा फील कर रहे हो, लेकिन फीलिंग तो है ही। तो इस विस्थापन वाली कविता के साथ अंत करते हैं इस एपिसोड का। और अगर आपने पूरा एपिसोड सुना, ये कविता भी सुनी, तो आपका क्या विचार है, क्या थॉट्स हैं इस माइग्रेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के डिस्कशन पर, वो ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। और अगर अच्छा लगे तो आगे लोगों तक साझा कीजिए। अच्छी चीज़ें हमें साझा करनी चाहिए। और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।